समस्त भारतवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अगर जीवन में अगर प्रकाश को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको जलना पड़ेगा बिल्कुल इस दीपक की तरह। यह दीपक अगर बुझ जाएगा तो चारों ओर जो है से अंधेरा छा जाएगा। तो उसी तरह से इंसान को भी ना अपने जीवन में प्रकाश को बनाए रखने के लिए, एक तरह से बोल सकते हैं सक्सेस को पाने के लिए या फिर उसको मेंटेन रखने के लिए आपको अनवरत प्रयास करना पड़ेगा, जलना पड़ेगा बिल्कुल इस दिए की तरह। तो चलिए दिवाली के साथ आप लोग को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। इसी के साथ शुरू करते हैं जनरल स्टडीज़ का पार्ट नंबर 31। इसका नाम पीएससी सीरीज रखा गया है। इसमें करंट अफेयर होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, स्टडी का भी पोर्शन देखने को मिलेगा। यह लेक्चर आपको हिंदी मिलता है। जेएसएससी के वेरियस एग्जाम हो, चाहे वह सीजीएल हो, एसआई हो, एक स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो या जेपीसी का एग्जाम हो, सब में यह लेक्चर काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लास रहने वाला है। ओके, देन लेट्स गेट अ पार्ट नंबर 31। बाकी आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें और हो सके तो शेयर भी कर दें। सोसाइटी में एजुकेशन और मोटिवेशन बढ़ाते रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज तो वह स्लाइड नहीं डाला था जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया रहता था कि कौन कौन सा चीज़ आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट डेज और इवेंट्स वाले सेक्शन में आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे 24 अक्टूबर को, जो कि यूएन फॉर्मेशन डे होता है। यह डे अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, काफ़ी बार यह पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसको फॉर्म किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस के बारे में। करेंट जो सेक्रेटरी जनरल है वह एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये पुर्तगाल के हैं ना, ध्यान रखिएगा। 9वें सेक्रेटरी जनरल थे। फर्स्ट थे त्रिगवेली, किस कंट्री के थे ये बताइए। और आप लोग को इतना बड़ा एक A4 साइज का सीट ले लेना है और उसमें जो भी क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ वो बताइएगा, वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। या कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ एलोंग विथ क्वेश्चन, तो आपको वैसे उसको नोट डाउन कर लेना है। एक काफ़ी अच्छा नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, 9वें सेक्रेटरी जनरल है, पुर्तगाल से हैं। पुर्तगाल का कैपिटल है आपका लिस्बन, करेंसी यहाँ पे यूरो चलता है। नोट डाउन इट दिस। टोटल मेंबर स्टेट जो है, मेंबर स्टेट्स देखने को मिलेंगे यूनाइटेड नेशंस में 193। और जो लेटेस्ट मेंबर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि सबसे लेटेस्ट जो लेटेस्ट मेंबर कौन है, तो यह साउथ सूडान बनेगा। 2011 मेंबर बना था। यहाँ तक कि यह कंट्री जो है 2011 में एग्जिस्टेंस में आया था। ओके, इसका कैपिटल और करेंसी लिखिए जरा। यही सब ना आपको याद रखना होता है, सब चीज़ नहीं पूछते हैं। जो कंट्री जो होता है न्यूज में होता है किसी रीजन को लेकर, तो उसका करेंसी और कैपिटल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सारे टॉपिक को आपको तैयार करके चलना है। एक तो क्वेश्चन ये होता है कि जो परमानेंट 5 मेंबर्स वह कितने हैं, जिनको P5 मेंबर के नाम से जाना जाता है। तो यूनाइटेड नेशन में 5 जो है से परमानेंट मेंबर है, यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना। आज मैं इसको ट्रिक में बता दे रहा हूँ, कभी आप लोग भूलिएगा नहीं। यूके यूएस तो याद रखिएगा, 2 तो होता है यू से, तो यूके और यूएस 2 महाशक्ति हैं, तो ये हैं। बाकी ये फारसी याद रखिएगा, ये फारसी करवाते हैं। आप लोग को अच्छे से याद होगा कि जब आप लोग पुराने ज़माने में सिम कार्ड लेके आते थे तो उसको फ़ोन करना पड़ता था जहाँ से सिम लिया जाता था। ओके, कि जो ऐसे भैया मेरा ऐसे नेटवर्क आ गया है, अब जैसे आप FRC कर दीजिए। तो FRC मतलब होता है फर्स्ट रिचार्ज कूपन। अब यहाँ से उसको कनेक्ट करके याद रख लीजिएगा कि फ्रांस है, रसिया है और चाइना है। चाइना तो देखने को मिल ही जाएगा आपको, कहीं भी घुस जाता है जब। तो बिसाइड परमानेंट मेंबर्स यानी 5 मेंबर के अलावा जो है 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं यूनाइटेड नेशंस में, जो कि 2 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। तो टोटल 5 और 10 कितना हो गया, तो 15। तो टोटल 15 मेंबर जो होते हैं से देखने को मिलेंगे यूनाइटेड नेशन में। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनेगा। टोटल 15 है, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। जो कि नॉन परमानेंट वाला कितना साल के लिए, 2 साल के लिए होते हैं। 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो जेपीएससी जैसे एग्जाम होगा, जैसे कि अगर बोल सकते हैं कि जो पीएससी स्टेट जो पीएससी एग्जाम होता है उसमें इस तरह क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन का 6 ऑर्गन होता है। अब ध्यान दीजिएगा, 5 इसका मेंबर है लेकिन ऑर्गन इसका 6 है। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं एक बार टेस्ट सीरीज लगा रहा था तो एक इस क्वेश्चन को गलत किया था कि जो ऐसे यूनाइटेड नेशन में कितने ऑर्गन है, तो मैं 5 लगा दिया था। मेंबर 5 है, ऑर्गन 6 है। कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। जैसा कि देख लीजिए, द जनरल असेंबली है, हेडक्वार्टर जो ब्रैकेट में है वह हेडक्वार्टर है ना, ध्यान रखिएगा। जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। द सिक्योरिटी काउंसिल का भी न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है जो यूएन का, उसका भी न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको कि पीस पैलेस हेग में इसका हेडक्वार्टर है ना, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। पूछते हैं आपसे कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यह नीदरलैंड हेग में देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, पीस पैलेस नाम है उसका। ओके, चलिए। और एक लास्ट बजाता है यूएन सेक्रेटरी यानी कि यूनाइटेड नेशन का सचिवालय। तो यही टोटल 6 ऑर्गन है, डिटेल में आपको समझा दिया।
यूनाइटेड नेशन को ना पीस प्राइज मिल चुका है, नोबेल पीस प्राइज 2001 में, लिखा हुआ नहीं है, इसको पीडीएफ में डाल दूंगा। उस समय जो सेक्रेटरी जनरल थे उनका नाम था कोफी अन्नान। जो फर्स्ट जनरल थे याद रखिएगा त्रिगवेली थे, किस कंट्री के थे तो नॉर्वे के थे, ओके ना, पता रखिएगा। अभी पुर्तगाल के हैं, अब कोफी अन्नान कहाँ के थे ये बताइए, क्योंकि उस समय उनको पीस प्राइज मिला था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पता होना चाहिए। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन का जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें सबसे ज़्यादा फोर्स भेजने का काम होता है, वो टॉप कंट्री है बांग्लादेश, इंडिया है और नेपाल। और आपसे मैं क्वेश्चन पूछा था कि जब 1971 का वार हुआ था, जिसको बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नाम से ही जानते हैं, ऑपरेशन विजय भी चला था, तो उस समय क्या हुआ था, उस समय बांग्लादेश जो है जो पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश के रूप में आया था। तो फर्स्ट जो कंट्री था जो कि आइडेंटिफाई किया था बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, हुआ था भूटान। एक स्टूडेंट के द्वारा आंसर दिया गया, थैंक यू वेरी मच, आंसर इसे दिया कीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है, खुशी होता है अंदर से इतना मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए। तो इंपोर्टेंट कंट्री और करेंसी में आज हम लोग देखेंगे साइप्रस है, लिस्बन है एशिया का, लेबनान है, इजराइल है, पैलेस्टाइन है और फिर जॉर्डन है। तो इतना कंट्री को हम लोग और इसका कैपिटल और करेंसी को डिस्कस करने वाले हैं। साइप्रस देख लीजिएगा, निकोसिया इसका कैपिटल, करेंसी यूरो चलता है। लेबनान का बेरूत इसका कैपिटल, लेबनानीज पाउंड यहाँ पे करेंसी यूज होता है। करेंसी कोड भी दिया हुआ, सारा का रटना नहीं है, कम से कम वो याद रख लीजिए जो आपका नेबरिंग कंट्री है, नेबरिंग जो कंट्री है उसका करेंसी कोड देख लीजिएगा, मैं साथ में डालते रहता हूँ, रटना नहीं है। क्योंकि जेएसएससी का एक एग्जाम में बताया था आपको कि ये जो है से आपका करेंसी कोड भी पूछ दिएगा था, लंकन रुपी जो LKR होता है। तो आगे चांस है कि इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा आप सेफ जोन में रहिए। इजराइल आता है, इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, आपको पता होना चाहिए। एशिया में कंट्री है, जेरूसलम इसका कैपिटल देखने को मिलेगा। और न्यू इजरायली सेकेल यहाँ पे यूज किया जाता है, अगर न्यू इजराइल नहीं रहेगा तो भी यहाँ पे सेकेल काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, सेकेल, तो इसको याद रखिएगा, इजराइल में सेकेल करेंसी यूज किया जाता है। पैलेस्टाइन एशिया में कंट्री है, इसका रामल्ला। ये क्वेश्चन HP मतलब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि पैलेस्टाइन का कैपिटल कहाँ पे है, रामल्ला में है। पैलेस्टाइनी पाउंड यहाँ पे यूज किया जाता है जो कि LP लिखा जाता है। जॉर्डन एशिया में कंट्री है, अम्मान इसका कैपिटल, जॉर्डेनियन दिनार यहाँ पे यूज किया जाता है, इन शॉर्ट GOD यानी करेंसी कोड इसका है। तो ये सारा जो कंट्री है कुछ करेंसी को डिस्कस कर दिया। तो एक स्टूडेंट आपसे बोल ही रहे थे कि इंपोर्टेंट करेंसी जो करेंसी और कैपिटल है, यानी कंट्री और जो उसका कैपिटल होता है या फिर करेंसी बोलिए, वो आप मांग रहे थे। तो देखिए मैं आपको इस तरह से प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेली मतलब डेली 100 का लिस्ट में दे दूंगा तो याद नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा दूंगा। जहर अगर थोड़ा थोड़ा सा देंगे तो आप लोग अच्छे से 20 पुरुष और 20 कन्या हो जाएंगे, समझ गया। एक ही बार जहर देंगे तो डेथ हो सकता है ना, फैटल हो जाएगा वह। ओके, तो धीरे धीरे लेके चलिए। जो कंट्री ज़्यादा न्यूज में रहता है वो भी पूछते हैं, जैसे अभी कुछ कंट्री न्यूज में है, अभी मेरे माइंड में है, जैसे फ्रांस अभी न्यूज में था, और भी कुछ कंट्री जो है न्यूज में रहता है, तो उसका मैं करेंसी और कैपिटल सबसे पहले मैं आपको दे देता हूँ। तो मैं आपको ये बताया था कि पार्ट नंबर जो 17 है वहाँ से रिवीजन कीजिए, और वहाँ से नहीं कर पाते तो कम से कम 25 से जरूर कीजिएगा, वहाँ से पैटर्न बहुत ही चेंज है। यही PSC सीरीज का पार्ट नंबर 25 से, या फिर 70 से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 70 से ही कीजिए, और जो नहीं कर पाते हैं उनको 25 से जरूर कीजिएगा। इंपोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर देखते हैं। 2022 की कुछ बुक है, कुछ झारखंड की बुक इसमें इंक्लूड है। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है, और मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में इस तरह का कोई सीरीज आपको प्रोवाइड कराने वाला है, मतलब करा सकते हैं आगे, बट अब मुझे नहीं लगता है कभी कोई ऐसा प्रोवाइड करा रहा होगा। कोई हो सकते हैं पर्सन, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है, हो सकता है मेरे जैसे बहुत कुछ है, बट मुझे नहीं लगता है कि मतलब इतना कॉम्प्रिहेंसिव जो है से आपको कोई फ्री पढ़ा देगा। लोगों को मैं फ्री देता हूँ ना, तो लोगों को लगता है ना कि मतलब चलो भाई ऐसा ही है। यह फ्री का कोर्स है जो है ना, जो आपको सीरीज मिल रहा है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही अच्छे लेवल का है, जो कि मैं फ्री में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यह फ्री का मत समझिएगा, काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए आपसे भी कुछ अपेक्षा होता है, जो कि एक लाइक और मैं शेयर मांगता हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता हूँ। लेकिन इतना करने में भी लोगों को पता नहीं क्या होता है अरे बार बार बोलना पड़ता है एक ही चीज़। देखते हैं लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स। ये लिखे हैं आपके राशिद किदवई के द्वारा लिखा गया बुक है, ऑप्शन नंबर E चला जाएगा। उसके बाद प्लेस कॉल्ड होम, ध्यान दीजिएगा, अ प्लेस कॉल्ड होम जो बुक लिखा गया है यह प्रीति सिनोय के द्वारा लिखा हुआ है, ऑप्शन D चला जाएगा। उसके बाद लता सुर गाथा, लता सुर जो गाथा लिखा हुआ है यह लिखा गया है यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा, ध्यान रखिएगा। और द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस, कहने का मतलब है ना कि जो स्ट्रगल हो रहा है पुलिस का, स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो जो
रूलर्स पुलिस है, यानी कि पुलिस जैसे एक रूलर होता है, कहने का मतलब है कि पुलिस क्या करता है, रूल करता है। तो उस पुलिस को हटाकर हम लोग का पीपल पुलिस बनाना है। जैसे कि देखिएगा पुलिस जो है से अलग अलग टाइम में हरकत करते हुए नजर आते हैं। आजकल भी एक पुलिस पर आपको पता होगा मोलेस्टेशन का केस आया था, प्लस में अभी रेप का भी केस ऐसा मामला आ चुका है। तो बताइए कि इतना गंदा गंदा हरकत करते हैं पुलिस के साथ। एक बहुत बुरा है, इन लोग को तो मैं बुरा नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो चुका है जो कभी शेयर करूँगा टाइम मिलेगा तो इन लोग का मतलब मेरे पास इंसानियत के जो है ना, जो मतलब एक इंसानियत को शर्मसार कर देता है, इस तरह से इन लोग करता है। कभी कभी शेयर करूंगा आपके समक्ष। तो ध्यान रखिएगा, पुलिस के बारे में यह लिखे हैं, प्रकाश सिंह के द्वारा लिखा गया बुक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आदि धर्म है, आदिवासी अस्तित्व और झारखंड अस्मिता के सवाल। यह बुक लिखा गया है रामदयाल मुंडा जी के द्वारा। और मुंडारी लोक कथाएं एफ यानी कि जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा लिखा गया बुक है। और ओलन बहा जो है से बुक जोबा मुर्मू के द्वारा लिखा गया है। दो पर्सन के बीच में आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, जोबा मुर्मू और मांझी। मांझी वो मुर्मू नहीं है, जोबा मांझी जो है से अभी झारखंड में कैबिनेट मिनिस्टर है, महिला और बाल विकास मंत्रालय संभाल रहे हैं, समझ गए। तो ये जोबा मुर्मू जी हैं। ओलन बहा बुक लिखे हैं जिसका मतलब होता है अलंकार पुष्प। ओके, यह आपका संथाली भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी बम पड़ाके की आवाज़ आ रही है तो थोड़ा सा इसको मैनेज कीजिएगा, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं तो उनके एंजॉय में खलल डालना उचित नहीं होगा। तो एंजॉय करने दीजिए, आप लोग लेक्चर को एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। ये पर्सन लता मंगेशकर जी का है, देखिएगा इन पर एक बुक था इसीलिए यहाँ पे डाल दिया गया, ठीक है, लता सुर गाथा। लता मंगेशकर जी अभी इनका हाल ही में जो है से ईयररिप बन गई हैं, यानी कि रेस्ट इन पीस हो गए हैं। तो पूछ सकते हैं ये म्यूजिक से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। इनका बहुत ही फेमस सॉन्ग है जो कि ऐ मेरे वतन के लोगों, उनके लिए वो जो है से गाना के लिए 1 भी रुपया नहीं लिए थे। ओके, सैल्यूट है आपको ऐसे ऐसे पर्सनालिटी को। अब आते हैं सबसे पहले साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आपका आ गया है, देख लीजिएगा। इसरोज फर्स्ट लॉन्च मिशन ऑफ 2022 वाज डन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च व्हीकल। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा लॉन्च व्हीकल था जो कि इसरो का फर्स्ट जो मिशन था, अभी फिगर दिखा दूंगा कि वो उसका नाम क्या था, जो फर्स्ट लॉन्च था उसको लॉन्च किया गया था, वह था PSLV C52। ध्यान रखिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फुल फॉर्म होता है PSLV का। लास्ट क्लास में PSLV और GSLV का मैं फुल फॉर्म आपको डाल दिया था, जो मैं बोलता हूँ वो मैं डाल देता हूँ, ठीक है। देख लीजिएगा, यही इसरो का जो है से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका PSLV C52 इसका नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। यही इसरो का सक्सेसफुली लॉन्च सैटेलाइट था 2022 का पहला। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ओके। ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। इसरो के प्रेजेंट अभी चेयरमैन देखने को मिलेंगे ए सोमनाथ। ये जो है ना, देख लीजिएगा, सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, वहीं से इसको छोड़ा गया था ना, ध्यान रखिएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है, ओके, वह जो है से आपको देखने को मिलेगा श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ देते हैं। PSLV C52 याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसरो का बेंगलोर में देखने को मिलेगा। 15 अगस्त 1969 को इसको फॉर्म किया गया था। इसरो का भी पहला जो है से मैन मिशन शुरू किया जाएगा, गगनयान, याद है ना आपको, 2024 में। विच ऑफ द फ्लोइंग डेजर्ट, यहाँ पे ना कुछ छूट गया है, यहाँ पे लार्जेस्ट लिखना होगा, इसको सही करना पड़ेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्वेश्चन गलत हो गया है, इसको सही करना पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? अंटार्कटिका डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, थार डेजर्ट या फिर सहारा डेजर्ट। देखिए बहुत लोग सोच रहे होंगे सहारा डेजर्ट को टिक लगा दिया जाए, गलत हो जाएगा, इस तरह से मत कीजिएगा। सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वह अंटार्कटिका डेजर्ट है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपसे ये ना हॉट डेजर्ट नहीं पूछा है, तो दुनिया में 2 तरह के डेजर्ट होता है मेन रूप से, हॉट डेजर्ट होते हैं और कोल्ड डेजर्ट होते हैं। तो यहाँ पे डेजर्ट मतलब क्या होता है? मरुस्थल। मरुस्थल मतलब एक ऐसा स्थल जो कि मर गया, उस पर कुछ नहीं उगा सकते हैं आप लोग, तो वैसा स्थल के बारे में बात करते हैं, उसको मरुस्थल बोलते हैं। तो आप सिर्फ हॉट नहीं पूछा गया है कि आप लोग सहारा टिक लगा के आ जाइएगा। यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट सबसे जो है से बड़ा होता है यहाँ पे पूरा वर्ल्ड में, अंटार्कटिका। और दूसरा में जो आर्कटिक देखने को मिलता है, आर्कटिक रीजन, वह दूसरा जो है से सबसे बड़ा डेजर्ट है। और जो सहारा डेजर्ट है वह 3rd नंबर पे आता है ओवरऑल डेजर्ट में। लार्जेस्ट डेजर्ट अगर बात कीजिएगा तो 3rd नंबर पे सहारा आता, सहारा 3rd नंबर पे आता है, फर्स्ट में अंटार्कटिका ही है। और ओवरऑल अगर हॉट पूछेंगे तब यह टॉप नंबर पे आता है। इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट आपको थार डेजर्ट देखने को मिलेगा, जो कि राजस्थान वाले डेजर्ट में, राजस्थान वाले रीजन में है। एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है बताइएगा, जरा देखते हैं। गोबीनम मंगोलिया में, इसको ध्यान रखिएगा। आंसर इसका अंटार्कटिका होगा, गलत करके मत आइएगा क्वेश्चन को ना, बहुत बुरा लगेगा मुझे, डिटेल में बताया हूँ।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट अनहैप्पी कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के डेटा के अनुसार कौन सा ऐसा देश है जो कि सबसे दुखी है? अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, यूक्रेन या फिर रवांडा? आंसर इसका अफगानिस्तान होगा। इंडिया का रैंक इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है 136 ना, तो ध्यान रखिएगा 136 हमारा रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी फर्स्ट में आपका फिनलैंड था, आपको चर्चा किया था। बाकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट आता था जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट जो आया था जेंडर गैप वाला, तो जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का जो रैंक है वह 135 है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा बात है, अभी चर्चा किया था कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था उसमें भारत का स्थान 107वां है, तो कि चर्चा किया था एकमात्र ऐसा एशियन कंट्री था जिसका रैंक भारत से नीचे था, हुआ था अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का तो बनता भी है थोड़ा सा, यहाँ पर जो है सिचुएशन खराब हो गया था तालिबान को लेकर, आपको पता होगा सिचुएशन न्यूज में काफ़ी चल रहा था, पता होगा, चर्चा करने को सकता है नहीं, तो उसका तो मैटर बनता है। बट इंडिया का जो 107 रैंक है उसका मुझे बहुत बुरा लगा था 107 रैंक देखकर। ओके, तो सब ध्यान रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट रैंक्स है। टॉप पे फिनलैंड था, इसको ध्यान रखिएगा। 107 रैंक है हमारा, फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, इसमें जेंडर गैप रिपोर्ट में हमारा 125वां स्थान है, 136वां स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में। सारा डेटा लेटेस्ट है, ध्यान रखिएगा, 2022 के लिए है। तो एक इंडेक्स से क्वेश्चन आपको पूछते ही हैं। विच इज द फर्स्ट स्टेज टू सेटअप इंडिया फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व? डुगोंग आपको देखने को मिलेगा, एक जीव है, जलीय जीव। तो भारत में डुगोंग संरक्षण आरक्षित करने वाला पहला जो है से राज्य कौन सा है? तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं है, केरला है या फिर ओडिशा है? आंसर इसका तमिलनाडु होगा। तो तमिलनाडु याद रखिएगा, यही जो है से डुगोंग आरक्षित क्षेत्र करने वाला पहला स्टेट है ना। बाकी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है ना, PALK, ये पाक स्टेट है, पाकिस्तान नहीं है, ये पाक। वहाँ पे ना गवर्नर देखने को मिलेंगे, शासक थे शायद मद्रास के, एक्चुअली डेट तो मुझे याद नहीं है, बट मद्रास का ही एक आपको देखने को मिलेगा शासक थे, उनका नाम था ही पाक, तो उन्हीं के नाम से यह पाक स्टेट दिया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। केरल तमिलनाडु के बीच में पाल घाट पास भी है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। हु रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 इन मार्च 2022? इसको ना क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस के बेसिस पे इसको आप लोग टिक लगा सकते हैं। अब कहिए कैसे? नरेंद्र सिंह तोमर जो है सब एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बुक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो आंसर मिल जाएगा। ओके, एग्रीकल्चर जैसे स्टेट का सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, ये सब, पुलिस हो, ये सब स्टेट लिस्ट में आने वाला सब्जेक्ट होता है। यहाँ तक कि ओके, अब हेल्थ तो बता ही दिया। ओके, तो इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे ना अनुराग ठाकुर लिखना, देखिए कुमार लिखा हूँ, ऐसे आज मिस्टेक कर रहा हूँ आज, मुझे ना सॉरी फॉर दैट। तो नरेंद्र सिंह तोमर याद रखिएगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, और यह बुक रिलीज किए हैं इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030। क्वेश्चन 6 देखा जाए, ऑपरेशन ग्रीन क्या है? पता होना चाहिए। ऑपरेशन ग्रीन जो है एक पढ़ लीजिएगा सारा। इट इज अ प्राइस फिक्सेशन स्कीम दैट एम्स टू इंश्योर फार्मर्स आर गिवन द राइट प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। करने का मतलब है कि एक ऐसा, एक तरह से बोल सकते हैं कि प्राइस फिक्सेशन स्कीम है जिसमें हम लोग इसका पर्पस ये है कि किसानों को जो उनका उपज का है उचित मूल्य दे सकें, इसी को ऑपरेशन ग्रीन के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, योजना है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको अलग अलग एग्जाम में पूछते ही रहते हैं। 4 पर्सनालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जाकिर हुसैन है, हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं और अजमत अली खान हैं। तो ये पर्सनालिटी को टिक लगाइए। जाकिर हुसैन ना तबला बजाते हैं, तो तबला से रिलेटेड है। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, तो बांसुरी से रिलेटेड है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सहनाई बजाते हैं, तो सहनाई से रिलेटेड है। और अजमत अली खान जो हैं, अमजद अली खान, वह सरोज बजाते हैं, तो यह सरोज से रिलेटेड हैं। तो देख लीजिएगा इसको, आंसर इसका डी हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छा ये था क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं डायरेक्ट 1 नंबर क्वेश्चन में आप लोग उससे पूछ देंगे कि हरि प्रसाद चौरसिया किससे रिलेटेड हैं। ओके, तो आंसर लगा लीजिएगा बांसुरी से। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आगे भी आता रहेगा, तो चारों पर्सनालिटी को डाल दिया हूँ, इसको देख लीजिएगा। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम को अच्छे से थोड़ा सा यूटिलाइज कीजिए, आप लोग काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। विच इज द मोस्ट लिटरेट यूटी इन इंडिया एज पर द 2011 सेंसस? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो है शिक्षित यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो बहुत लोग सोचेंगे दिल्ली को टिक लगा लीजिए, गलत है, दिल्ली में नहीं है, लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा शिक्षित है, 95% के आसपास देखने को मिलेगा, यह जो है शिक्षित है। तो लक्षद्वीप होगा, न कि दिल्ली या फिर और कोई दूसरा।
2011 का जो जनगणना था आपको पता होना चाहिए, भारत की 15वीं जनगणना थी, याद है ना आपको। और अगर आज़ादी के बाद आपसे पूछे तो वह 7वीं जनगणना थी। 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम बार जनगणना करवाया गया था, जबकि 1881 में 10 वर्ष के अंतराल के पश्चात जो है जनगणना कराया जा रहा है। ये लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, और लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनका हत्या इंडिया में ही कर दिया गया था। ओके, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़। बाकी जो सबसे शिक्षित राज्य है केरला है, आपको आइडिया होना चाहिए, केरला सबसे शिक्षित राज्य है, और सबसे शिक्षित बिहार है। 2011 का जो जनगणना था उसका जो थीम था वह था आवर सेंसस आवर फ्यूचर ना, आवर सेंसस आवर फ्यूचर इसका थीम था 7वीं जनगणना का। ओके, तो इतना चीज़ कम से कम याद रख लीजिएगा। विच बाय द फर्स्ट स्टेट इन्वेडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो है कौन से राज्य पर जो है आक्रमण किया था और उसको अपने कब्जा में ले लिया था? मेवाड़, रणथंभौर, दिल्ली या फिर बंगाल? आंसर हो गया रणथंभौर। इसमें हुआ क्या था कि वहाँ पे देखिएगा कि रणथंभौर 1301 में आक्रमण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वहाँ पे मोहम्मद शाह जो है उसको शरण दे दिया गया था रणथंभौर के राजा के द्वारा। तो उसी के जो है बोल सकते हैं कि उसी को लेकर जो है गुस्सा गया था अलाउद्दीन खिलजी और रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया 1301 में और उसको कब्जा में ले लिया था। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर सानी के नाम से बोलता है, और ये जो है इसको दूसरा सिकंदर बोला जाता है, समझ सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे अमीर खुसरो ना, अमीर खुसरो, जिनको पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका बी हो गया रणथंभौर। बाकी रणथंभौर नेशनल पार्क पूछेंगे तो ये भी राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा, ये पहले से राजस्थान में है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में देखने को मिलेगा, और भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी राजस्थान में है, जिसको केवलाडियो नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेट इन मालाबार नेवी एक्सरसाइज, ये मालाबार नेवी का एक्सरसाइज है, ध्यान आपको पता होना चाहिए। 1992 में इसको शुरू किया गया था। कितने कंट्रीज को पार्टिसिपेट करते हैं? 2, 3, 4 या 5? सही आंसर इसका 4 होगा। इनिशियली ऑस्ट्रेलिया नहीं था, बट जो है ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करता है। तो टोटल 4 कंट्री हो जाते हैं जो कि मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया ऑब्वियसली है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जापान, यूएसए है और एक ऑस्ट्रेलिया। तो इसको ध्यान रखिएगा, 4 कंट्री मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। या एक नेवल एक्सरसाइज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा। और एक जो है आपको जितना भी एक्सरसाइज होता है उसका एक बाकायदा वीडियो भी है, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक चिपका दूंगा, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन 11 है, हु एमंग द फ्लोइंग फाउंडेड द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी समाचार पत्र का संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम था राजा राम मोहन राय। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जो कि संवाद कौमुदी को जो एक समाचार पत्र है उसको फाउंड किए गए थे। इनका नाम था राम मोहन राय, लेकिन राजा को उपाधि जो है अकबर द सेकेंड के द्वारा इनको उपाधि दिया गया था। ध्यान रखिएगा, जो अकबर द्वितीय था वही इनको जो है राजा की उपाधि दिए थे। बाकी आपको तो याद होगा 1828 का ये जो है आपको सती प्रथा का जो विरोध किए थे वो उसके लिए जाने जाते हैं। 1856 में आपको एक चीज़ याद होगा विडो रीमैरेज एक्ट। तो 2 चीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन जाने जाते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय। हु एमोंग द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स इंडिया इन आर्चरी, बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? आंसर तो पता होगा, झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो क्वेश्चन आपको पता होगा। ऐसे यह नेशनल लेवल का क्वेश्चन है ना, तो उसमें से आपको झारखंड का है तो आपको पता चल गया होगा, बट नेशनल वालों को थोड़ा सा दिक्कत इसमें हो जाता है। तो दीपिका कुमारी जो है ये पर्सन है, तो ध्यान रखिएगा, झारखंड की पर्सनालिटी है, रांची की दीपिका कुमारी महतो इनका पूरा नाम है। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय के नाम से आप लोग जानते हैं, ओलंपिक में आपको पता होगा 2021 में जो ओलंपिक हुआ 2021 में हुआ, नाम था उसका 2020 ही ना, कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में। एक नवदीप सिंह गिल के द्वारा एक बुक लिखा गया है जो कि नाम है नीरज चोपड़ा द गोल्डन बॉय। तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। दीपिका कुमारी जैसा कि बताया कि झारखंड की पर्सनालिटी है, 2012 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था और 2016 में ये जो है पद्म श्री इनको दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ओके, अर्जुन अवार्ड और पद्म श्री भी मिल चुका है इनको। बाकी जो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसके अभी अध्यक्ष देखने को मिलेंगे अर्जुन मुंडा, जो कि झारखंड के कितनी बार सीएम रह चुके हैं? 3 बार सीएम रह चुके हैं। और जो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ झारखंड है उसके भी जो अध्यक्ष है वह अर्जुन मुंडा ही हैं। तो दोनों के एक साथ एक और पोर्टफोलियो इनके पास है जिसका नाम है जो ट्राइबल अफेयर है उसका नेशनल मिनिस्टर जो है यानी कि सेंट्रल मिनिस्टर, यही अर्जुन मुंडा हैं। सेकेंड सीएम थे झारखंड के, पता होना चाहिए।
आंसर हो गया दीपिका कुमारी। सौम्यजीत घोष और मनिका बत्रा ये सब किस गेम से बिलोंग करते हैं, मुझे आंसर चाहिए। सरयू रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, सरयू रिवर जो है किसका जो है ट्रिब्यूटरी है, पिंडार, गंगा या टोंस या फिर शारदा। आंसर इसका डी होगा। जो सरयू रिवर है शारदा रिवर की एक सहायक नदी है। बाकी एक चीज़ याद रखिएगा, अयोध्या अयोध्या जो देखने को मिलेगा वह है शहर, वह सरयू रिवर के किनारे है। दिल्ली ऐसे यमुना किनारे हैं, आगरा भी यमुना के किनारे है, ताजमहल तो पता होगा। इन अ मोलिक्यूल ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू दैट ऑफ ऑक्सीजन इज, फार्मूला क्या होता है, H2O होता है, ध्यान से रखिएगा H2O। तो इसमें आपको मास का रेशियो पूछा गया है, एक मोल ऑफ वाटर में ना, ध्यान रखिएगा एक मोलिक्यूल ऑफ वाटर होता है उसमें रेशियो क्या है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में अगर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन दे दे तो आंसर हो जाएगा 8:1, आंसर इसका 1:8 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे मैं बता देता हूँ हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1 होता है, कितना एटम है इसका, 2 एटम है, तो 1:2 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 ग्राम होता है इसका एटॉमिक मास यूनिट में देखा जाए तो 2 से 1 2 या उस 8 बार में, तो 1:8 ऐसे कट जाएगा, ठीक है, तो 2 8 जा 16, तो ध्यान रखिएगा। बाकी अगर पूछ दे आपसे कि D2O में जो हैवी वाटर से ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, तब कैसे होगा, बताइए जरा, इसका आंसर बताइए कि D2O में जो हैवी वाटर है और जो ऑक्सीजन है उसका मास का रेशियो क्या होगा, आंसर इसका 1:8 हो गया, पता होना चाहिए। और कब अगर पूछ भी देगा कोई, अगर कंपाउंड दे देगा CO2 में अगर पूछ देगा कि कार्बन से ऑक्सीजन का रेशियो क्या है मास का, तो आप लोग निकाल पाएंगे। 2 क्वेश्चन का आंसर बताइए, कार्बन से ऑक्सीजन का रेशियो बताइए, और हैवी वाटर में यहाँ पे D क्या है, हैवी वाटर के लिए यूज होता है ना, D ड्यूटेरियम बोला जाता है, तो D2O हैवी वाटर होता है, तो ड्यूटेरियम से ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ हाफ डुप्लेक्स डिवाइस, इनमें से कौन जैसे एक हाफ डुप्लेक्स डिवाइस है, तो वाकी टाकी, मैं कंप्यूटर में आपको पढ़ाया था कि वाकी टाकी एक डिवाइस देखने को मिलेगा जो कि हाफ डुप्लेक्स है। कहने का मतलब है कि एक ही साइड से आवाज आता है, एक बार इधर से बोला जाएगा उसके बाद जो है उधर से आवाज आएगा, दोनों एक ही बार में दोनों साइड से आवाज नहीं आता है। जैसे कि आप लोग मोबाइल फोन पे बात करते हैं तो अगर आप बोल रहे हैं तो बीच में कोई बोल देता है तो उसका आवाज भी आप सुन लेते हैं, तो फुल डुप्लेक्स डिवाइस के अंतर्गत आ जाता है। हाफ डुप्लेक्स में ऐसा नहीं होगा, एक बार में एक ही तरह से एक ही ओर से ट्रांसमिशन हो सकता है, ओके, सिग्नल का। आंसर इसका सी हो गया, ध्यान रखें। सेक्शन 3 हम लोग झारखंड जी के देखने वाले हैं। When was द्रौपदी मुर्मू केम इनटू पावर एज द 9th गवर्नर ऑफ झारखंड, झारखंड में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, झारखंड में 9वीं गवर्नर ग्रुप में कब ये जो है से शपथ ली थी, जून 2013 में, मई 2015 में, जून 2014 या फिर मई 2016, आंसर हो जाएगा मई 2015, 18 मई था डेट, 18 मई 2015 को यह झारखंड की 9वीं गवर्नर के रूप में शपथ ली है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो है इनको ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल कौन सा है जरा बताइए, देखते हैं, डेली में आपको पढ़ाता हूँ, आर्टिकल कौन सा है। 9वीं गवर्नर थी और अभी 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका बी हो गया। तो बाकी चीज़ अभी करंट में 10वें गवर्नर कौन है, रमेश बैस। इससे पहले वह त्रिपुरा गवर्नर थे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, कहाँ गवर्नर थे, त्रिपुरा के, और ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं पर्सनालिटी। इनके बारे में ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ था, सीएम का जो आया था वह आपको पता होगा, उनके सदस्यता को लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लिफाफा आया था तो उसको खोल ही नहीं रहे हैं तो न्यूज़ में भी चल रहा था ऐसा कि इतना गोंद लगा है लिफाफा कि खुल ही नहीं रहा है, नहीं चिपक गया अच्छे से। तो चलिए चलते रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी लगते हैं मुझे, इंटरेस्टिंग लगते हैं बोलते हैं ना कि मैं कब खोलूँगा, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 देखिएगा, द स्लोगन ऑफ संथाल रिवोल्ट वाज, संथाल रिवोल्ट का नारा क्या था, डू और डाई, क्विट इंडिया, बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ए नॉर बी। आंसर इसका सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों नारा था संथाल विद्रोह का, करो या मरो, भारत छोड़ो। और यह दोनों जो है नारा जो है आपको महात्मा गांधी के द्वारा देखने को मिल जाएगा। नहीं, 30 जून 1855 या 1955, 1855 को जो है से रिवोल्ट शुरू हुआ था, आपको पता होना चाहिए। संथाल परगना में भोगनाडीह गांव के ये बिलोंग करते थे, सिधो कानो, तो वहीं से यह शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इनके बाद जो है से इन लोग को फांसी दे दिया गया था, तो ये सब कहानी है अगस्त में। 30 जून को 1855 को शुरू हुआ था और अगस्त में उनको फांसी दिया गया था। अभी क्वेश्चन एक और आएगा शायद, तो ए और बी दोनों नारा था स्लोगन, ठीक है, किसका, संथाल रिवोल्ट का। 30 जून को आप लोग हूल दिवस भी मनाते हैं। और भारत में अब 2021 से आपको पता होगा जो इनका जो जन्म दिवस है बिरसा मुंडा जी का,
उसको क्या मनाएंगे आप लोग, उसको मनाएंगे आप लोग जनजातीय गौरव दिवस। तो याद रखिएगा 30 जून को हुल दिवस मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कोलफील्ड्स इज नॉट लोकेटेड इन झारखंड, इनमें से कौन सा जो कोलफील्ड है वो झारखंड में नहीं है, झरिया, रामगढ़, देवगढ़ या फिर उमरिया। पता चल रहा होगा सब उमरिया नहीं होगा ना, उमरिया जो है मध्य प्रदेश में कोलफील्ड देखने को मिलेगा। बाकी ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे रानीगंज, रानीगंज ना वेस्ट बंगाल में है, तो ऐसे छांटने के लिए देते हैं कि कौन सा जो है कोलफील्ड ऐसे झारखंड में नहीं आता है। लगभग देखिएगा तो पूरा भारत का 40% मिनरल अकेले झारखंड में है, 28% हम लोग पास लगभग कोल है, 26% हम लोग पास आयरन ओर है, 18% हमारे पास कॉपर डिपॉजिट है, और बॉक्साइट कोर में हम लोग 7वां स्थान पे हैं, टमाटर के उत्पादन में हम लोग 6ठा स्थान पे हैं, मटर के उत्पादन हम लोग 2रा स्थान पे हैं, बहुत सारा झारखंड नंबर 1 पे है, तो ये सब देख सकते हैं। और बाकी लाख में भी हम लोग नंबर 1 है, लाख समझते हैं ना। चलिए आंसर इसका डी हो गया, बाकी सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। कोलफील्ड झारखंड में देख लीजिए, धनबाद वही, डाल्टनगंज भी देखने को मिलेगा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और जयंती भी कोलफील्ड देखने को मिलेगा, और करणपुरा, ये सब कुछ कोलफील्ड है झारखंड के। और उमरिया जैसे मध्य प्रदेश में पड़ेगा, और रानीगंज वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है ना छाटने के लिए रानीगंज को डाल देंगे कि इनमें से कौन सा कोलफील्ड है सिर्फ झारखंड में नहीं है, तो रानीगंज याद रखिएगा। इन विच ईयर वाज द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड क्रिएटेड, झारखंड में स्पोर्ट्स अथॉरिटी कब क्रिएट किया गया था, तो यह था आंसर इसका 2006। ओके, याद रखिएगा आंसर 2006 हो गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। लास्ट क्लास में कुछ मैं आपको चर्चा किया था कि वहाँ पे क्या था क्वेश्चन, हाँ, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, याद है आपको। तो झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ना, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नोटिफाई किया गया था 2008 में, जबकि गठन किया था 2010 में। क्वेश्चन थोड़ा सा वहाँ मैं भी थोड़ा सा मतलब मिस्टेक कर दिया था, वहाँ पे नोटिफाई कर दिया था और एक जगह में गठन कर देता हिंदी में, तो उसको पीडीएफ में सही प्रोवाइड करा दिया हूँ, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको नोटिफाई किया गया था 2008 में, बट यह जो बना था यानी गठन हुआ था 2008 में। तो क्वेश्चन दोनों तरह से इंपॉर्टेंट रहेगा, 2008 भी डेट और 2010 भी। दूसरा से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ जो झारखंड है 2006 में क्रिएट किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगा कि डिस्कस कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ओके, ऐसा डेट है कि थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन हो ही जाता है। नोटिफाई हुआ था 8 में, अब जबकि बना था 2010 में। ओके ना, तो 2006 इसका आंसर हो गया। ऑन विच ओकेजन जोगाई इज संग, अब देखिए मैं कुछ चेंज आपको मैं जो वीडियो में किया जाएगा वो मैं बताता हूँ। कोई भी वर्ड अगर अंडरलाइन किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसका स्पेलिंग को आपको देख लेना है। चाहे कोई भी वर्ड हो, कहीं भी अगर अंडरलाइन है तो बार में चर्चा नहीं करूंगा, जो लोग रेगुलर रहेंगे तो देख लीजिएगा, उसका स्पेलिंग आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं वो आपको फायदा पहुंचाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जो अंडरलाइन रहेगा उसको आने वाले दिन में आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। ओके, कि इसका स्पेलिंग देखना है, इसका मतलब यही है अंडरलाइन का मतलब। तो बार बार मैं नहीं बोलूँगा स्पेलिंग देखिए। ओके, तो इसको समझ लीजिएगा। तो ऑन विच ओकेजन जोगाई इज संग, ऑन मैरिज, ऑन चाइल्ड बर्थ, ऑन फेयर एंड फेस्टिवल्स, ऑन मकर संक्रांति। तो जो जोगाई देखने को मिलेगा वह मेला या फिर कोई त्यौहार होता है उस समय जो है गाया जाता है। वैदिक पीरियड का भी जो है इसमें झलक देखने को मिलता है फेस्टिवल झारखंड का। ओके, तो आंसर इसका सी हो गया। फेन वाज इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी इन मुरी झारखंड एस्टेब्लिश, झारखंड में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी है वह कब एस्टेब्लिश होता है? यह भारत का पहला एल्यूमिनियम कंपनी था, तो मुरी रांची में देखने को मिलेगा। 1938 में ऐसा काम किया गया था। 1938 में एक और काम हुआ था, याद आ रहा है कुछ? आदिवासी महासभा का गठन किया गया था 1938 में। उसके बाद 1928 में आपको यह पता था कि साइमन कमीशन आया था, आपको याद होगा, और साइमन कमीशन के रिपोर्ट में भी एक अलग राज्य झारखंड की मांग किया गया था, ये भी याद रखिएगा। बाकी 1948 में आपको पता होना चाहिए एक पार्टी का नाम था यूनाइटेड झारखंड पार्टी। तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया गया था जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। और उसके बाद 1950 में क्या हुआ था? यही आदिवासी महासभा और जो यूनाइटेड झारखंड पार्टी गठन हुआ, और उसके बाद झारखंड पार्टी का जैसे गठन कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। 1973 में कौन सा आया था? झारखंड मुक्ति मोर्चा। ओके, तो इसका आंसर हो गया। तो आंसर इसका बी हो गया 1938, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट रहेगा। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। बाकी अभी करंट अफेयर का एक क्वेश्चन बताता हूँ। एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम को ढोने के लिए अभी एक जो है ट्रेन स्टार्ट किया गया था, कहाँ से? भुवनेश्वर उड़ीसा से, वही भुवनेश्वर जहाँ पे लिंगराज टेम्पल है और कलिंगा स्टेडियम भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज लोकेटेड नियर तैमार वैली इन झारखंड, झारखंड में तैमार वैली के निकट कौन सा चीज लोकेटेड है? रुक्का डैम,
उसके बाद दिमना लेक, सन टेम्पल या फिर ट्राइबल म्यूजियम। आंसर इसका सी हो जाएगा सन टेम्पल। या सन टेम्पल अपने आप में अनोखा है, पूरा झारखंड में सबसे यूनिक चीज़, मतलब यूनिक चीज़ जो है, यूनिक के पहले आप लोग मोर या मोस्ट वर्ड नहीं लगा सकते हैं, ओके ना, तो सबसे यूनिक बोलना गलत होगा। तो ये एक यूनिक पीस है पूरा झारखंड में, ध्यान रखिएगा। सन टेम्पल, तो जो सन टेम्पल के आर्किटेक्ट थे वह कौन थे, इनका नाम था SRN कालिया। तो यह रांची जमशेदपुर रूट पे देखने को मिलेगा, रांची से 39 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगा। कहाँ पे, तो रांची जमशेदपुर रूट पे। इसके आर्किटेक्ट कौन थे, SRN कालिया, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है, तो तैमार वैली में है और उसका नाम सन टेम्पल है। राम लक्ष्मण जी इसका पूजा किए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है टेम्पल, ध्यान रखिएगा, ओके। तो सन टेम्पल इसका आंसर हो गया। और कुछ, और झारखंड के तो जो राजभवन है उसका आर्किटेक्ट तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, सैडलो बेलार्ड ना, याद रखिएगा। सैडलो बेलार्ड जो है तो झारखंड राजभवन के आर्किटेक्ट है, राजभवन में गवर्नर रहते हैं ना। इन झारखंड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टुगेदर कवर हाउ मच परसेंटेज एरिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो झारखंड में नेशनल पार्क है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टोटल मिलाकर कुल कितना एरिया जो है कवर करता है पूरा झारखंड का, तो 2.74% है, ध्यान रखिएगा। यह डेटा माइन्यूट है, कंफ्यूज कर जाइएगा। 2.42 डेटा भी इंपॉर्टेंट है, 72 भी और 0.4 भी, सॉरी 8 भी। मैं बताता हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा कि झारखंड जो है से एरिया वाइज 15वां स्टेट है, एरिया वाइज 15वां है, और पॉपुलेशन वाइज हम लोग 14th स्टेट हैं। झारखंड का जो पूरा एरिया है, जो पूरा कंट्री का, वह है 2.42%, आपको आइडिया होना चाहिए। और जो पॉपुलेशन वाइज हमारा है एरिया या पॉपुलेशन जो है हमारा, वह है 2.72%। तो सारा डेटा तो हो गया यहाँ तक 2.72%, तो ये दो हो गया। 0.8% जो हेक्टेयर है, सॉरी यहाँ पे परसेंट नहीं होगा, 0.8 हेक्टेयर जो है यह क्या है, ये झारखंड में एक व्यक्ति के लिए बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट और जो ट्री कवर है वह एक व्यक्ति के लिए 0.8 हेक्टेयर आता है, यानी कि 1 हेक्टेयर से भी कम। आपको तो आइडिया होगा झारखंड का जो जियोग्राफिकल एरिया है 79716 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर इसको लाख हेक्टेयर में बोला जाएगा तो 79.70 लाख हेक्टेयर, याद रखिएगा। जो झारखंड में टोटल एरेबल लैंड है वह 38 लाख हेक्टेयर है, तो इस सब चीज़ को याद रख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, 2.74% कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पे, याद रखिएगा कि टोटल जो नेशनल पार्क है झारखंड में और एक है जो कि बेतला नेशनल पार्क है, जिसको नेशनल पार्क का दर्जा 1986 में दिया गया था, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें 11 है। टोटल नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 12 हो जाते हैं यहाँ पे। झारखंड में एकमात्र बर्ड सेंचुरी है जो कि देखने को मिलेगा, इसका नेशनल पार्क का दर्जा हुआ था 1968 में, बट इसको फॉर्म किया गया था 1974-1975 के आसपास ना, इसको ध्यान रखिएगा। बेतला जो टाइगर जो नेशनल पार्क था बेतला का, ठीक है, बेतला टाइगर रिजर्व 1974 के आसपास। आपको पता होना चाहिए कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, तो उसके बाद इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था ना, इसको देखिएगा। हाँ, तो चर्चा कर रहा था कि झारखंड में एकमात्र जो है बर्ड सेंचुरी भी है जिसको उधवा बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। 1991 में इसको फॉर्म किया गया था, यह साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। उधवा बताना नहीं चाहिए था, एक क्वेश्चन था इस पे, भूल जाता हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन झारखंड, तो मुझे पता होगा आपको, दलमा जो हिल है वह झारखंड में पाया जाता है। बाकी दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। इसका एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर है, तो यह दलमा है। किस में है, दलमा तो हाथी के लिए भी है, आपको दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यह ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, हाथी के लिए फेमस है, याद रखिएगा। एलिफस मैक्सिमस साइंटिफिक नेम होता है इंडियन एलिफेंट का, जो कि झारखंड का स्टेट एनिमल है, ओके। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड है द लार्जेस्ट सिंगल डिपॉजिट ऑफ हेमेटाइट इन वर्ल्ड। हेमेटाइट क्या है पता है, हेमेटाइट जैसे एक और होता है आयरन का, तो ये बताया था ना कि लगभग 26-27% के आसपास झारखंड में और का डिपॉजिट है, ओके, आयरन और का 26 के आसपास रखिएगा, 27 नहीं 26 के आसपास रखिए, ओके। आंसर इसका हो जाएगा सिंहभूम वाला रीजन। सिंहभूम में मनोहरपुर आपको तो आइडिया होगा, तो वहीं पे जो है आपको पूरा वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं पूरा वर्ल्ड का जो है सबसे ज़्यादा एकल बोला जा रहा है भंडार ना, यहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा झारखंड खनिज के मामले में काफ़ी ज़्यादा धनी है। इन विच ईयर दीपिका कुमारी ओन अ गोल्ड मेडल इन आर्चरी इन कॉमनवेल्थ गेम्स। बोला जा रहा है कि दीपिका कुमारी जो है कब जो है गोल्ड मेडल जीती थी कॉमनवेल्थ गेम्स में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था बताइए जरा। पद्मश्री तो बताया था 2016 में हुआ था, अर्जुन अवार्ड ये देखिए मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ ना ये सब बारे में। अर्जुन अवार्ड बताया था 2012 में और पद्मश्री 2016 मिला था, तो पहले ही झारखंड की पर्सनालिटी है, पूरा नाम इनका
दीपिका कुमारी महतो आर्चरी से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। हु इज रिलेटेड टू द झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से कौन रिलेटेड है? अमृता देवी, जोबा मांझी, छुटनी देवी या फिर सूर्यमणि। आंसर इसका डी हो जाएगा सूर्यमणि। इनके पास एक हमेशा तोता रहता था, याद है आपको? उसका नाम क्या था? मिर्ची। तोता का नाम मिर्ची था, याद रखिएगा। अगर केबीसी जैसे प्लेटफॉर्म पे जाइएगा तो पूछ देगा आपसे कि जो मतलब 1 करोड़ का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि जो सूर्यमणि जो मतलब झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से रिलेटेड है सूर्यमणि, उनका जो तोता था उसका क्या नाम था? इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ देंगे, क्योंकि अब झारखंड से जाइएगा ना तो इस तरह से क्वेश्चन बनाने की संभावना रहता है। तो डिटेल में पढ़ के जाना होता है, अगर कोई केबीसी की तैयारी कर रहे होंगे तो पता होना चाहिए। छुटनी देवी या डान बिसाही को लेकर जो है से एक सोशल वर्कर है, तो इनका काम आपको देखने को मिलेगा। जो है से सोशल वर्कर है, इनको अभी हाल ही में पद्मश्री भी मिला है ना, ध्यान रखिए। जोबा मांझी अभी तो पता होगा, आपको बताया था कि यह महिला और बाल विकास मंत्री हैं। ओके, अमृता देवी कौन है, यह क्वेश्चन बताइए। सूर्यमणि को याद रखिएगा। इनसे रिलेटेड मैं आपको वीडियो भी शेयर किया था टेलीग्राम पे बहुत पहले, फिर शेयर कर दूंगा। जो लोग नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। एक इंस्पायरिंग फिगर है और इनसे इनके लाइफ से कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सूर्यमणि को याद रखिएगा, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द वायलिन ऑफ झारखंड, इनमें से झारखंड का वायलिन किसे कहा जाता है? बनम, बुआंग, केंद्रा या फिर एकतारा। आंसर इसका सी होगा, पता होना चाहिए। केंद्रा जो वाद्य यंत्र है वह जैसे झारखंड का वायलिन के नाम से जाना जाता है। फेयर वाज द लीडर्स ऑफ संथाल रिवोल्ट सिदो एंड कान्हो हैंग्ड, बोला जा रहा है कौन सा जो जगह था जहां पर सिदो कान्हो को फांसी पर लटकाया गया था? तो वह था आपको पंचकठिया ना, पंचकठिया या संथाल परगना में देखने को मिलेगा। बाकी चीज तो डिस्कस कर दिया था। वो जो पेड़ था ना, इंपॉर्टेंट है, बरगद के पेड़ में जो है से डाला गया था। बरगद का साइंटिफिक नेम होता है फाइकस बेंदालिसिस, साइंटिफिक नेम। तो सब कुछ याद रख सकते हैं, बाकी चीज तो डिस्कस कर ही दिया। फूलो झानो और जो है से इनकी बहन थी ना, 2। और सिदो कान्हो एक पर्सनैलिटी नहीं है, 2 पर्सनैलिटी है ना। आइडेंटिफाई द ट्राइब विच स्पीक्स माल्टा लैंग्वेज एंड बिलोंग टू प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड रेस, बोला जा रही है कौन सा ऐसा जनजाति है जो कि माल्टा भाषा बोलती है और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जाति से संबंधित है? तो वह होगा आपका, यहाँ पे ना गड़बड़ हो गया, ऑप्शन आगे पीछे हो गया, इसको पीडीएफ में सही कर दूंगा। आंसर हो जाएगा सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया आपको डिस्कस किया था, और माल पहाड़िया, ये दोनों का निवास स्थान कहाँ पे था? यह था आपका राजमहल हिल्स, जो कि साहिबगंज में पड़ेगा ना, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो भाषा देखने को मिलता है माल्टा भाषा, यह ना मुंडा परिवार से ही बिलोंग करता है। ओके, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करता है, आपको पता होगा। मुंडा भाषा बताया था, उसका नागपुरी बताया था और संथाली बताया था। सारा ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप से बिलोंग करता है भाषा, तो याद रखिएगा। झारखंड में जो असुर जनजाति है वह जो है से लोहा गलाने और उससे औजार बनाने के लिए फेमस है। इससे रिलेटेड एक झारखंड के लोहरा जनजाति है, तो असुर जनजाति से यह बिलोंग करती है। ओके, उरांव जनजाति, उरांव जनजाति काफी मोटी झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है आफ्टर संथाल। बहुत शोर हो रहा है। आइडेंटिफाई द प्लेस विच कंटेन्स ओनली बर्ड सेंचुरी, झारखंड के एक स्थान का नाम बताना जिसमें एकमात्र बर्ड सेंचुरी है। ओनली डिस्ट्रिक्ट थ्रू विच द रिवर गंगा पासेस, यानी कि एकमात्र जो है से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से गंगा रिवर पास होती है। और मोतीझारा जो है से जल प्रपात भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये जो अजय रिवर बनता है इसको देख लीजिएगा, वह आपको साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट है, तो पता चल गया होगा। यह जो ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि जो गंगा रिवर कहाँ से पास करते हैं, तो एकमात्र है साहेबगंज। एकमात्र बर्ड सेंचुरी है, ये भी याद रखिएगा, झारखंड का एकमात्र बर्ड सेंचुरी है, तो ये भी है आपका यहाँ पे साहेबगंज में। और मोतीझारा जो देखने को मिल रहा है ना जलप्रपात, तो वह एकमात्र जलप्रपात है साहेबगंज का, तो इसको ध्यान रखिएगा। आंसर इसका सी हो गया, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेक्शन आज फीफा जेपी से कॉर्नर का सस्पेंड कर दिया था। ओके, क्योंकि आज मैं चाहता था कि लेक्चर को थोड़ा सा छोटा रखें, मुझे नहीं लगता है कि लेक्चर छोटा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं डिस्कस करने बैठता हूँ ना तो बहुत सारी चीज़ माइंड में आते जाता था, डिस्कस करते जाता हूँ। तो आइए करंट अफेयर को भी देख लेते हैं। इसमें करंट अफेयर का जो सेक्शन होता है सिर्फ इसमें करंट अफेयर नहीं होगा, जिसको छोड़ के जाना है वह जा सकते हैं। मैं जो यहाँ से जो करंट अफेयर बनाता हूँ वह द हिंदू का लर्निंग सेक्शन है, वहाँ से इसको बनाता हूँ, प्लस में द हिंदू का लर्निंग सेक्शन, उसके बाद प्लस में जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट बनेगा उसको भी मैं डाल देता हूँ। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जो लर्निंग सेक्शन है ना उसमें ना तो सिर्फ करंट बाकी स्टडी का भी पोर्सन को डिस्कस कर दिया जाता है। ओके, तो जो द हिंदू जो टीम है उसको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट जो है से डालते हैं। तो ये देखते हैं, थोड़ा सा करंट अफेयर ज़्यादा रहेगा ना। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस टू वर्शिप गॉड धन्वंतरी ड्यूरिंग धनतेरस इन ऑल मेडिकल कॉलेज, बोला जा रहा है
कि जो मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वह जो भगवान धन्वंतरी हैं उनको धनतेरस पर सभी मेडिकल कॉलेज पर उनकी पूजा किया जाएगा, ऐसा अनाउंस किया था। अब धन्वंतरी जो धन्वंतरी हैं वह न्यूज में आ चुके हैं, तो यह क्या है और किसके लिए फेमस है तो पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं डाल दिया हूँ। जो धन्वंतरी देखने को मिलेंगे यह गॉड ऑफ हेल्थ है ना, तो हेल्थ जो है स्टेट लिस्ट में आता है। तो देख सकते हैं मैं इतना मतलब इस लेक्चर को ना कॉम्प्रिहेंसिव डाल कर रखा हूँ ना कि अगर ध्यान से देखिएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाएगा, कोई भी एग्जाम होगा। तो इनको धन्वंतरी को गॉड ऑफ हेल्थ कहा जाता है और यह विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन एक बार पूछ दिया था कि सत्यनारायण स्वामी का जो कथा होता है उसमें कौन से भगवान पूजा किया जाता है, तो वो विष्णु ही हैं। ओके, तो विष्णु जी हैं, तो याद रखिएगा लॉर्ड विष्णु। फादर ऑफ मेडिकल साइंस ये भी याद रखिएगा, हिपोक्रेट्स को बोला जाता है। तो मेडिसिन के बाद आया था तो मैं सोचा क्यों ना मेडिसिन डाल दिया जाए। तो फादर ऑफ मेडिकल साइंस हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। मैन बुकर प्राइज, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि झारखंड के एग्जाम में स्पोर्ट्स से और अवार्ड से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछने बैठे तो। मैन बुकर प्राइज 1969 में शुरू किया गया था और जो 2022 का विनर है उनका नाम है मिस्टर, नाम है इनका करुण तिलका, श्रीलंका के पर्सन है। फॉर द 7 मून्स, यहाँ पे ना गलती हो गया, बहुत आज गलती किया हूँ मैं, 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। तो यह बुक है द 7 मूड्स ऑफ माली अल्मीडा, तो उनके लिए मैन बुकर प्राइज इनको दिया गया है। एम करुण तिलका, तो यह श्रीलंका का पर्सन है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जो फर्स्ट लिंकर पर्सन थे जो कि मैन बुकर प्राइज जीते थे उनका नाम था माइकल ओंडाजे ना 1992 में, और अभी तक मात्र 2 ही ऐसे पर्सन हैं जिनको मैन बुकर प्राइज मिल चुका है जो कि श्रीलंका के हैं। ओके, ध्यान रखिए, श्रीलंका से। इंडिया में पहला बुकर प्राइज कब मिला था, और एक भारत की पर्सनालिटी है अरुंधति रॉय, उनको जो है किस बुक के लिए जो है मैन बुकर प्राइज मिला था बताइए जरा, देखते हैं। एक देख लीजिएगा, नूबिन जिराफ है ना, नूबिन जिराफ हाल में न्यूज में आया था। तो ये जो है अलीपुर जूलॉजिकल जो सोसाइटी है ये कोलकाता में देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे जो नूबियन जिराफ है वह जो है वहाँ पे पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कहने का मतलब है। तो इसका जो ना IUCN स्टेटस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में यह आता है। देखिए कोई चीज़ न्यूज में आता है ना तो आपसे तो ये चांस ये रहता है, खासकर स्पेसीज या कोई प्लांट आता है या स्पेसीज आता है, तो चांस ये रहता है अगर वो वनरेबल कैटेगरी में है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में है या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो आपसे ना कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं। तो ये जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है तो क्वेश्चन ऐसे पूछने की संभावना रहता है। और जैसे कि GPSC जैसे एग्जाम होगा तो उसमें क्या करेंगे कि स्टेटमेंट बेस्ड दे देंगे, तो वहाँ 3 या 4 स्टेटमेंट रहता है, तो एक स्टेटमेंट ऐसा भी डाला रहता है। तो ये सब चीज़ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन पता रहना चाहिए, तभी बड़ा क्वेश्चन होगा, अदरवाइज होने वाला नहीं है। अब देखिए यह जैसे क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ, ये जैसे जो द हिंदू का जो लर्निंग सेक्शन है उसमें बताया था कि जो क्यों जाता है तो कुछ स्टडी का भी पोर्शन डाल देते हैं। तो अकबर के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि यूनिवर्सल पीस जो प्रोग्राम था अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, उसका नाम सुलह कुल था। तो अकबर पता 13 साल की उम्र में बादशाह बने थे, मुगल के तीसरे बादशाह थे, याद होना चाहिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। India with the help of France will set up a nuclear power plant of capacity 9,900 मेगावाट इन जैतापुर, महाराष्ट्र। तो जैतापुर पूछते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। तो फ्रांस की सहायता से हम लोग इसको स्थापित करने वाले हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन देखने को मिलेंगे ना, याद रखिएगा। और हम लोग तो आपको पता होगा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो हुआ था उस समय, तो उस समय फ्रांस में हुआ था COP21, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बाकी फ्रांस के साथ हम लोग मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाए हैं, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम देखने को मिलेगा हरियाणा में। ओके, उसके बाद एक सिरप अभी ना कफ सिरप है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि न्यूज में आ चुका है। इसका नाम है मैग्रिप एन कफ सिरप। तो ये इंडिया का कफ सिरप है जो कि पॉइजनस पाया गया है गाम्बिया में। करेंसी और कैपिटल लिखिए, नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा गाम्बिया और फ्रांस नेक्स्ट डे मिल जाएगा। कंट्री जो है न्यूज में आ चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कब आया था, तो ये आर्टिकल 44 में है से इसको बनाया गया है, इसको याद रखिएगा। यह DPSP का पार्ट है। DPSP का हम लोग प्रोविजन लिया है आयरलैंड से, इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, और 51A में आपको पता होना चाहिए कि 51A जो है उसमें आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, बताइए क्वेश्चन। आफ्टर 24 ईयर्स और नॉन गांधी लीडर बोला जा रहा है, कभी तो पता होगा न्यूज में काफ़ी चल गया था कि जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट का चुनाव होना था, तो मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं वह जो है अभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा इनको,
24 साल के बाद, 24 साल के बाद कोई पहला ऐसा इंसान बना है जो कि गांधी परिवार से बिलोंग नहीं करता है, जो कांग्रेस का जो लीडर प्रेसिडेंट का कुर्सी है उस पर ना। बाकी द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काफ़ी न्यूज में रहते हैं और आपसे इनका ना पोजीशन भी पूछ दिया जाता है कभी कभी कि कौन जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो ये बता दूंगा करंट में। पहले डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो जो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका नाम था YV चंद्रचूड़, यह DY चंद्रचूड़ नहीं है, ओके। DY चंद्रचूड़ के यह पिताश्री हैं, ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दें कि कौन है थे, तो वह DY चंद्रचूड़ के पिताश्री थे। वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं और अपने बेटे को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर पहुंचा चुके हैं। टाइम पीरियड 1978 से लेकर 1985 तक रहा था, तो जोड़ लीजिए 8 में 7 जोड़ेगा तो 15 आ जाएगा, यानी कि 85 हो जाता है। तो यहाँ से देख लीजिएगा अभी जो DY चंद्रचूड़ बने हैं यही इनके पिता जो ऐसे मतलब जो YV चंद्रचूड़ उनके बेटे हैं, और ये जैसे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के मतलब बोल सकते हैं कि पद पर शपथ अब जो है शपथ ले चुके हैं, 50वें हैं, ओके। 49वें थे आपके UU ललित, उदय उमेश ललित। और 96% डिक्लाइन इन द वल्चर, थोड़ा ना डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, बाहर से साउंड आ रहा है तो इसलिए देखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है लेक्चर में। और 96% डिक्लाइन इन वल्चर पॉपुलेशन ट्रिगर्ड द गवर्नमेंट टू पुट इन 2 नेशनल एक्शन प्लान्स टू प्रोटेक्ट द स्पीसीज इन 2006 एंड अभी लेटेस्ट में हुआ है। यानी देखिए गिद्ध की जो संख्या है सो लगातार देखा जाता है कि ऐसा जो है से घट रहा है, तो गवर्नमेंट जो है एक नेशनल एक्शन प्लान ला दिया। ऐसा क्यों जरूरत होता है, गिद्ध बहुत जरूरी है सोसाइटी में, हर एक एनिमल जो है जरूरी है हमारे बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। अगर कोई भी एनिमल अगर ख़त्म हो जाता है तो उसे पूरा जो आप लोग देखते हैं जो फूड चेन होता है वह जो है से डिक्रीज कर जाता है। जैसे कि चर्चा अगर पता होना चाहिए कि अगर हिरन की संख्या अगर पूरा ज़्यादा बढ़ जाएगी क्या होगा। आप लोग देखते होंगे कि जो हिरन है वैसे शेर उसका शिकार करे या फिर जो बाघ उसका शिकार करता है तो दया आपको लोग आता होगा, लेकिन ये सब जरूरी भी है, ओके। क्यों जरूरी है कि अगर हिरन की संख्या जो है से पूरा जो है से खत्म हो जाएगा, समझिए क्या होगा। अब मतलब सॉरी, हिरन की संख्या अगर खत्म नहीं होगा तो हिरन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हिरन जिंदा तो ऐसे नहीं रहेगा, पूरा घास को उन लोग चपट कर जाएगा, और पूरा घास को उन लोग चपट कर जाएगा तो बोली कि फोटोसिंथेसिस क्रिया तो होगा नहीं। तो सोसाइटी बार वही याद आ जाता है, जो इन्वायरमेंट है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है से कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा तो समझ सकते हैं CO2 की मात्रा बढ़ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो समझ सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट होता है उसका हर एक जीव हो या प्लांट्स बोले या एनिमल बोले, यानी कि हर एक फ्लोरा एंड फौना जो होता है इम्पोर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन जो मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि इंडिया में जैसे अभी 8 चीता लाया गया है नामीबिया से, कुल्लू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया है, हम लोग चीता क्यों लाए, कोई आंसर दे नहीं रहा। देखते हैं वो कौन ऐसा पर्सन है जो आंसर देता है, किसी को पता नहीं, लग ही नहीं रहा है कोई सुन रहा है मेरा आवाज़। अगर आप मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो बताइए कि जो है चीता को क्यों भारत में लाया गया है, आंसर दीजिए। इसको ध्यान रखिएगा, 2 बार हम लोग जो है नेशनल प्लान लाए हैं, 2006 में और अभी 2020 से 25 तक चल रहा है। बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, झारखंड में एक प्लेस है जिसका नाम है ओरमांझी, तो ओरमांझी में भी हम लोग एक गिद्ध प्रजनन केंद्र खोले हैं ना, जो कि भारत का 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र है, इसको ध्यान रखिएगा। ओरमांझी नेशनल पार्क नहीं है सॉरी, ओरमांझी जो पार्क है उसको बिरसा मुंडा जैविक उद्यान के नाम से जाना जाता है, रांची में देखने को मिलेगा। सचर कमेटी ध्यान रखिएगा 2006 का है अब से। तो यह जैसे मुस्लिम चिल्ड्रेन जो है से ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, तो इसमें बोला जा रहा है कि 3% जो मुस्लिम चिल्ड्रेन होते हैं वो मदरसा में जाते हैं स्टडी सब के लिए। BPRD एक न्यूज में आ रहा था, तो BPRD जो है इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको ध्यान रखिएगा। पुलिस भी जैसे स्टेट लिस्ट में आता है, ये ब्यूरो का स्पेलिंग देख लीजिएगा, अंडरलाइन किया हुआ है, तो अब से सही रहेगा हमेशा ना। यूनाइटेड नेशन होता क्या है कि बार बताना पड़ ही जाता है, क्योंकि नए नए स्टूडेंट आते हैं तो उनको भी बताना पड़ता है, डेली संख्या कुछ ना कुछ बढ़ ही जाता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो टेरर लिस्ट है वह जो है रेजोल्यूशन 1267 के तहत आता है। यह रेजोल्यूशन काफ़ी न्यूज में रहता है, और न्यूज में क्यों रहता है, यूनाइटेड नेशन का बहुत सारा रेजोल्यूशन है, तो क्या सब रटना है, जी नहीं रटना है। ये जैसे अभी न्यूज में आ गया था, क्योंकि पता होगा लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादी थे, तो जिनको अभी आपको पता होगा उनको टेरर लिस्ट में डालना था, बट जैसे चाइना जो है वीटो कर दिया, आपको पता होना चाहिए वीटो कर दिया चाइना, तो पता होगा चाइना जो है पाकिस्तान का दोस्त है, तो वीटो कर दिया। तो 5 परमानेंट मेंबर से कोई भी एक मेंबर जो है वीटो कर देता है, तो उस पर जो है सहमति नहीं बन पाता है और उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया जाता है, तो फिर उसको एक्शन लिया ही नहीं जाता है। तो चाइना में हमेशा से ऐसा करते आ रहा है, तो यह उसको पता नहीं चल रहा है, वह जिस थाली में खाता है ना उसी थाली में छेद करता है। इसको जो परमानेंट मेंबर जो है आपको पता होगा, पर जो मेंबरशिप का दर्जा जो है इंडिया के चलते ही मिला था, भारत को मिल रहा था। यह जो P5 जो मेंबर है
एशिया में ये जो है इंडिया को मिल रहा था, लेकिन इंडिया क्या बोला, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है। तो भाई एक दूसरे का गला काट रहा है, आप देखिए यहाँ पे तो यही होता है जब आप लोग ज़्यादा ना मतलब क्या बोलते हैं भावनाओं में बह जाते हैं, तो ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। एक पोकली जो है एक एंशिएंट प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है, पता होना चाहिए। चूँकि एक राइस फार्मिंग का एक तरीका है, एक साल जो है ना इसमें राइस का खेती किया जाता है और दूसरा साल इसमें फिश का फार्मिंग किया जाता है। तो अगर फिश का फार्मिंग किया जाता है ना तो बहुत सारा जो है नाइट्रोजनियस वेस्ट जो होता है वह जो है से उत्पन्न होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है मिट्टी, तो अगला साल धान जो है अच्छा होता है। तो ये पोकली एक एंशिएंट प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर का, जिसमें एक साल जो है धान उगाया जाता है और दूसरा साल उसमें फिश उगाया जाता है। ओके, फिश का जो कल्चर होता है उसको आप लोग पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं, PIACI, बाकी कल्चर तो आप लोग जोड़ लीजिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, फिश के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे, उसको ध्यान रखिएगा। ओके ना। और बाकी राइस जैसे झारखंड सबसे ज़्यादा सिंहभूम वाले रीजन में पाया जाता है। MP मतलब मध्य प्रदेश है द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ वल्चर इंडिया, अभी चर्चा कर रहा था ना वल्चर के बारे में, तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगा वल्चर का वह मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, जहाँ पे कुनो नेशनल पार्क है। और उसके बाद गूगल जो है एक्वायर किया है एंड्रॉयड को 2005 में, इसको ध्यान रखिएगा। गूगल का एंड्रॉयड एक्वायर किया था 2005 में, और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो लॉन्च किया गया था गूगल के द्वारा वह 2008 में लॉन्च किया गया था। और गूगल के द्वारा जो क्रोम है, क्रोम ब्राउज़र, यह 2008 में आया था, इसको याद रख सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र भी 2008 में ही आया था। एंड्रॉयड का वर्जन गूगल का ही है, पूछ देगा तो बता दीजिएगा कि गूगल ही लॉन्च किया है इसको, क्योंकि अधिग्रहण कर लिया था, एक्वायर कर लिया था, तो यही ना लॉन्च करेगा भाई, दूसरा कोई थोड़ी करेगा। तो यह जैसे एंड्रॉयड आया था 2008 में। जो वेब ब्राउज़र है गूगल का, जो इसका नाम था क्रोम, यह वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, और इसका सर्च इंजन भी नंबर 1 पे है। गूगल का सर्च इंजन जो है यह नंबर 1 पे है, पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला सर्च इंजन गूगल है, और सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला वेब ब्राउज़र है वह क्रोम है, गूगल क्रोम के नाम से जाना जाता है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं। 1998 में इसको फाउंड किया गया था, किसके द्वारा, सर्जी ब्रिन और लैरी पेज के द्वारा, दो एक पर्सन थे। ओके, दैट्स इट फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और दिवाली सेलिब्रेट अच्छे से कीजिए। तो हैप्पी दिवाली वंस अगेन ऑल ऑफ यू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो चैनल से जुड़ जाएं जरूर, और एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, मोटिवेशन मुझे भी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया जाता है। ओके, फिर वंदे भारतम, जय हिंद।